हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक बहुत ही इजी चैप्टर है और एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को देखने के लिए हम एक्सिस मान लेते हैं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। We have here one line which is passing through origin and making alpha with the positive direction of x-axis, angle beta with the positive direction of y-axis, and angle gamma with the positive direction of z-axis. The angles alpha, beta, and gamma are known as direction angles. The angles alpha, beta, gamma are known as direction angles. And the cosines of these angles are known as डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर हमारे पास में अल्फा बीटा एंड गामा डायरेक्शन एंगल्स है तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास में क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास में कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। इनको हम बोलेंगे हमारे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। और हम जनरली कोस अल्फा को डिनोट करते हैं एल से, कोस बीटा को हम डिनोट करते हैं एम से एंड कोस गामा को हम डिनोट करते हैं एन से। तो हमारे पास में ये तीन हो जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब हमें इसमें एक बात देखनी होती है। वो बात ये है कि जैसे हमारे पास में एक एक्स वाई जेड एक्सिस है। अगर हमने इसमें एक डायरेक्टेड लाइन ले ली, जैसे ये एक लाइन है, ये डायरेक्टेड है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो एंगल पॉजिटिव होगा वो यही एंगल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ये एंगल इसका बीटा होगा और यही एंगल इसका गामा होगा। बट अगर हम इस लाइन की डायरेक्शन चेंज कर दे, जैसे कि अब इस लाइन की डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास में इसको हम बोल देते हैं केस वन, इसको हम बोल देते हैं केस टू। तो हम इनसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो केस वन में है, केस वन के डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे पास में कोस एल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। एंड जो केस टू में हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है वो है हमारे पास में कोस ऑफ पाई माइनस अल्फा, कोस ऑफ पाई माइनस बीटा एंड कोस ऑफ पाई माइनस गामा। ये हमारे पास में न्यू डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे इस केस में, अगर हमने इसकी लाइन की डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। वी शुड always have a directed line segment. Directed line, otherwise we will have two direction cosines.
टू डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल फॉर अ लाइन। टू डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल फॉर अ लाइन। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो लाइन जो होगी हमारे पास में वो हमेशा डायरेक्टेड लाइन होनी चाहिए, तभी वो एंगल बना पाएगी। ठीक है। और जो ये केस आया था हमारे पास में केस टू में जैसे मान लो इस केस में हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। तो जो इस केस में आएंगे ना उनका डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसके हो जाएंगे -1/√3, -1/√3 एंड -1/√3। अगर लाइन की डायरेक्शन में चेंज कर दी तो हम यहाँ से एक चीज़ नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे कि पहला पॉइंट आता है हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, कि जो एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला होता है कोस एल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस चाहिए तो हमें देखना है कि लाइन की जो लाइन का एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसमें कोस एल्फा की एल्फा 0 हो जाएगा, कोस एल्फा मतलब कोस 0 1, और कोस बीटा और कोस गामा 90 हो जाएंगे, तो 0 0 हो जाएंगे हमारे पास में। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, वो हो जाएंगे हमारे पास में 0,1,0, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस हो जाएंगे हमारे पास में 0,0,1। ये हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट, लेट OP बी एनी लाइन passing through origin. Let OP be any line passing through origin which has direction cosines cos alpha, cos beta and cos gamma, that is LMN, where जो OP डिस्टेंस है वो है हमारे पास में R। तो जो हमारे पास में P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PR। तो ये केस में क्या कहता है कि हमारे पास में कोई एक लाइन है OP, देख लेते हैं ओरिजिन और ये पॉइंट P हो गए। ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस है R, और ये एंगल यहाँ से बना रहा है अल्फा, यहाँ से बना रहा है बीटा, और ये यहाँ से बना रही है लाइन ये एंगल गामा। तो अगर हम P की प्रोजेक्शन ले एक्स एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस जो आएगा हमारे पास में ये आ जाएगा कोस एल्फा। ठीक है, कोस एल्फा। और अगर वाई एक्सिस में हम लेंगे इसकी तो वो आ जाएगा हमारे पास में कोस बीटा, आर कोस बीटा डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में, और ये आ जाएगा आर कोस एल्फा। और जेड एक्सिस में लेंगे तो आ जाएगा आर कोस गामा। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हो जाएंगे आर कोस एल्फा, आर कोस बीटा एंड आर कोस गामा। क्योंकि हमें अगर P पॉइंट पे पहुंचना है ओरिजिन से, जैसे अगर हमें ओरिजिन से P पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा आर कोस एल्फा, फिर हमें वाई एक्सिस में चलना पड़ेगा इतना डिस्टेंस आर कोस गामा, एंड फिर हमें जेड एक्सिस में भी आना पड़ेगा आउट ऑफ द प्लेन इस पॉइंट P पे पहुंचने के लिए। पॉइंट P एक्स वाई प्लेन से बाहर है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम अच्छा एक इसमें पॉइंट और आता है,
कि जैसे हमने ये जो लाइन ली थी इस केस में, ये जो लाइन थी ये ओरिजिन से पास हो रही थी, पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो क्या हम फिर भी उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं? जैसे कि मैं फिगर में बना देता हूँ। जैसे हमारे पास में ये केस है और हमारे पास में एक ये लाइन है, डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ठीक है, हम इसके निकाल सकते हैं एंगल नाप के। पर अगर कोई लाइन है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक लाइन है कोई ऐसे, और ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो क्या हम इसके निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस? तो हमें निकाल सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है कि हम इस लाइन को पैरेलल उठा के ओरिजिन के पास रख दें ऐसे ही, और जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस अब आएंगे वो इस लाइन के इक्वल होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, वो है डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लिखे, तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी, दे आर नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे अगर हम मान ले हमारे पास में एक लाइन है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम एंड एन, उसके डायरेक्शन कोसाइंस है, और ए बी सी जो है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन कोसाइंस को हम डी सी लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं डी आर्स, शॉर्ट फॉर्म है इनकी, ठीक है। एल एम एन हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस और एंड ए बी सी हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज। तो हम ए को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स एल, बी को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स एम, एंड सी को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स एन। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो होते हैं वो इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि एक लाइन है हमारे पास में जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है 1/√3, -1/√3 एंड 1/√3। तो क्वेश्चन ये है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो क्या होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर हम निकालने की कोशिश करें तो कैसे आ सकते हैं कि हम इस क्वांटिटी को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तीनों चीज़ों को। तो लेट से मैं कर देता हूँ इन सबको टू से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2/√3, -2/√3 एंड 2/√3। अब मैं इसको -2 से भी कर सकता हूँ, तो ये भी आ सकता है -2/√3, 2/√3 एंड -2/√3। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन के लिए, अगर एक डायरेक्टेड लाइन है हमारे पास में, तो डायरेक्टेड लाइन के लिए हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ एक होता है, पर हम उसके डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ there can be infinite numbers of direction ratios for a given vector, but the direction cosines are unique, but the direction cosines are unique। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आता है कि जैसे हमारे पास में थे एल एम एंड एन, क्या आते हैं हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस। तो एक आइडेंटिटी हमेशा होती है इसमें कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमेशा ये 1 के इक्वल होता है इन तीनों का स्क्वायर का सम, ठीक है। तो हमें याद रखना होता है कि कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस याद रखना होता है हमें। चलिए तो हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। नए टॉपिक है हमारे पास में
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन joining टू पॉइंट्स, joining टू पॉइंट्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन joining टू पॉइंट्स। जैसे कि एक लाइन है हमारे पास में, P हमारे पास में एक पॉइंट है x1 कोमा y1 कोमा z1 एंड एक Q हमारे पास में पॉइंट है x2 कोमा y2 कोमा z2। ठीक है, तो अगर ये लाइन है जो कि पॉइंट P को और पॉइंट Q को ज्वाइन करती है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? तो अगर हम इसका वेक्टर जैसे वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं पी क्यू की, तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं इस लाइन के। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है टू ऑब्टेन डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज, टू ऑब्टेन डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज। टू ऑब्टेन डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज। तो हम एक जैसे हमारे पास में ए बी और सी है डायरेक्शन रेशियोज डी आर, और एल एम एंड एन है हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस। अगर किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और हमसे पूछा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल की वैल्यू ये आ गई, एम की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो एन की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी वो आएगी प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी इंपॉर्टेंट होती है। बस डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से, टू ऑब्टेन डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज। और ये लगभग बहुत क्वेश्चंस में यूज हो जाता है डायरेक्टली। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक, कि एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है 3, 1, -2, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर हम इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालें तो एल की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4, और जो एन की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4, और एन की वैल्यू भी सिमिलरली हमारे पास में हो जाएगी प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4। तो जो हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे उसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 एंड प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14। अब क्वेश्चन याद है कि इसमें प्लस माइनस क्यों है? प्लस माइनस इसलिए आए क्योंकि क्योंकि एक लाइन के लिए हमारे पास में दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं, पर अगर डायरेक्टेड लाइन होगी तो उसके लिए एक सिंगल होंगे, पर यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन नहीं गिवन है तो इसलिए इसके दो हो सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमारे पास में आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास में क्या आता है? पहला पॉइंट है इफ R vector is equals to AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, हमें एक वेक्टर R वेक्टर गिवन है जो कि है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप इज ए वेक्टर, is a vector having
डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एंड एन। तो इस केस में क्या होगा, एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में आएगी ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, एम की वैल्यू आ जाएगी बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और जो एन की वैल्यू हमारे पास में आएगी वो आएगी सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है हमारे पास में, इसके डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं ए बी और सी। इसलिए हमारे पास में, जैसे इस ऊपर हमने देखा था, जैसे ये फॉर्मूला देखा था, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट, ये जो पॉइंट लिखा था हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में टू पैरेलल वेक्टर्स have same direction ratios and direction cosines. Have same direction ratios and direction cosines. ये पॉइंट भी हमें याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्विंग में इंपॉर्टेंट, मतलब काम आ जाते हैं पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, if the direction ratios of r vector are a b and c, then जो r वेक्टर होगा, r वेक्टर क्या आएगा हमारे पास में, तो r वेक्टर हमारे पास में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, वो हम प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके। तो अगर हम इसे देखिए तो इसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन रेशियोज में ही है इसकी, तो इसको ही हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, जो ए बी और सी होते हैं हमारे पास में। और एक मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये दोनों सेम ही चीज़ है। अगर हम आर का मैग्नीट्यूड भी देखें, सिर्फ आर वेक्टर, अच्छा आर वेक्टर हमें गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप, ये जो ऊपर गिवन था यही आर वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ऊपर भी यही आ रहा है और नीचे भी यही आ रहा है। अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा कि जो कट के वन आ जाएगा, पर इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, वन नहीं होगा ये, इसका एप्लीकेशन आएगा एक क्वेश्चन में, हम देखेंगे आगे सॉल्व करके। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट हमें कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, projection of r vector on the coordinate axis are L times magnitude of r vector, m times magnitude of r vector and n times magnitude of r vector। इसको समझते हैं हम। जैसे हमारे पास में ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस, और हमारे पास में ये एक लाइन है, ये अल्फा एंगल है, और ये कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, और ओपी का डिस्टेंस आ रहा है। तो ये जो हम इसमें देखेंगे, ये क्या प्रोजेक्शन आई थी हमारे पास में, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन हमारे पास में आई थी, ओपी का डिस्टेंस जो है आर, मतलब आर मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस एल्फा, और कोस एल्फा को हम लिख सकते हैं एल। तो यही सेम चीज़ तो इसने यहाँ पे भी बताई है। ऐसे अगर हम वाई एक्सिस पे देखेंगे तो ये आ जाएगा आर कोस बीटा, तो वही सेम चीज़ इसने यहाँ पे भी बताई है, ठीक है। जेड एक्सिस का खुद देख लेना आप। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास में फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमें कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ अ सेगमेंट, the projection of a segment joining points P and Q, x2, y2, z2 on a line with direction cosines
on a line with direction cosines of L1, M1, N1। ये पॉइंट हमारे पास में दी प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P and Q on a line segment with direction cosines L, M and N is। तो हमारे पास में एक लाइन है जो कि दो पॉइंट्स को जॉइन कर रही है P और Q को, जिसके कोऑर्डिनेट्स ऊपर गिवन है। हमें इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है एक लाइन पे जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है L, M और N। इसकी प्रोजेक्शन मतलब ये डिस्टेंस जो अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें बताना है क्या आएगा। तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स M प्लस में z2 माइनस z1 टाइम्स N। ये आती है हमारे पास प्रोजेक्शन इस लेंथ की। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना चाहिए। वैसे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने चाहिए, पर जो भी कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं उनके बारे में बता दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में दो लाइन्स है, उनके बीच का एंगल है थीटा। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से हमारे पास में L1, M1 एंड N1, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से हमारे पास में L2, M2 एंड N2। तो जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मोड। जो भी वैल्यू आएगी वो ही इनके बीच का एंगल होगा। अब इसमें साइन थीटा का भी एक फॉर्मूला आता है, पर साइन थीटा का फॉर्मूला यूज नहीं होता क्योंकि अगर हमें एंगल पूछेगा तो हम कोस थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। पर फिर भी अगर फॉर्मूला याद रखना तो उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला बहुत टीडीएस है याद करने के लिए, तो हम कोस थीटा वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं बस। इसकी इतनी जरूरत नहीं है साइन थीटा वाला का याद रखने की। ठीक है, सिक्स पॉइंट आएगा, 7.6 से रिलेटेड है। 7 पॉइंट कहते हैं कि अगर हमारे पास में दो लाइन्स है जिनके बीच का एंगल थीटा है और इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन आपकी बार A1, B1 एंड C1। डायरेक्शन कौन सा नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज है। इसके है A2, B2 एंड C2। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और इसमें दो तरीके, अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम पहले इन डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज कर सकते हैं जो हमने फॉर्मूला देखा था ऊपर। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम कोस थीटा का ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास में इस पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है कि हमारे पास में दो लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1 एंड L2 M2 एंड N2, L2 M2 एंड N2। तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी हमारे पास में, परपेंडिकुलर होगी इफ एंड ओनली इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन ये होगा कि जैसे हमारे पास में कोस थीटा की यहाँ से वैल्यू आई परपेंडिकुलर मतलब कोस 90, और कोस 90 हमारे पास में होता है 0। तो 0 इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये दो लाइन्स हमारे पास में पैरेलल है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि L1 डिवाइड बाई L2 इज इक्वल्स टू M1 डिवाइडेड बाई M2 इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाई N2। ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है इस केस में। तो अगर सबको पता चल गई होगी। सिमिलरली हम इस 8th पॉइंट को डायरेक्शन रेशियोज के लिए भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन along the bisector of two given lines. Direction ratios of a line along the bisector of two given lines. Along the bisector of two given lines. जैसे कि हमारे पास में दो लाइंस है, एक लाइन ये हो गई एंड एक लाइन हमारे पास में ये हो गई, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, और ये है हमारे पास में लाइन ओ ए, एंड ये जो लाइन है हमारे पास वो है ओ बी। तो इसकी अगर एक लाइन होगी जो इसके बीच का एंगल बाइसेक्ट कर रही होगी, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? जैसे कि एक लाइन हो गई, तो हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हमें लाइन ओ ए के हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है L1, M1 एंड N1, एंड ओ बी के डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है L2, M2 एंड N2। तो इसमें मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का है एंगल थीटा, ठीक है। L1, M1, N1 and L2, M2 and N2 are the direction cosines of the two lines inclined to each other at an angle theta। ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे सी हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया इसी लाइन पे। अगर हम ए सी को इसका थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं, जैसे अगर मैंने लाइन ए एंड बी ज्वाइन करी, लाइन ए एंड लाइन बी मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ से, तो ये जो लाइन इस पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हमने मान लिया कि लेट से दिस पॉइंट सी। तो हमने यहाँ पे माना है कि जो ओ ए है, ओ ए की लेंथ भी 1 है, यूनिट लेंथ है इनकी, एंड ओ बी की लेंथ भी हमारे पास में 1 है। तो फिर हमारे पास में ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हो जाएंगे L1, N1, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हो जाएंगे L2, M2, N2। तो सी इसका मिड पॉइंट है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास में हो गए सी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज ओ सी लाइन के क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज वो हमारे पास में हो जाएंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हमारे पास हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। और अगर हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालने हो, ठीक है, तो वो कैसे निकाल लेंगे हम? तो उसके लिए हम ओ सी की लेंथ निकालते हैं। ओ सी की लेंथ क्या हो जाएगी? ओरिजिन से सी पॉइंट की हो जाएगी हमारे पास में L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास में cos ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि एक वेक्टर जो होता है उसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ठीक है। तो अगर हमें इसमें
डायरेक्शन कोसाइंस ओसी के निकालने हो, ओसी के डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज ऑफ ओसी, तो हमारे पास में हो जाएंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो इसका डायरेक्शन रेशियोज थे। इसके डायरेक्शन रेशियोज को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसकी लेंथ है कोस ऑफ थीटा बाई 2, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2 एंड N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये कंसेप्ट भी हमारे पास हो गया। हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। ABC इज अ ट्राइंगल। ABC इज अ ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ए के है 2,3,5 5 है। बी के हमें गिवन है -1,3,2 एंड सी के हमें गिवन है λ,5,μ। ABC इज अ ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीडियन through A, if the median through A is equally inclined to the axis, then the value of lambda and mu is, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी क्वेश्चन देखे तो एक बार वीडियो पॉज करके उसको सॉल्यूशन ट्राई करे। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास में। ये पॉइंट हो गया A जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2,3,5। ये हो गया B जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1,3,2। ये पॉइंट है हमारे पास में C, λ,5,μ। ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब कह रहा है कि इफ द मीडियन थ्रू A से हमने एक मीडियन खींचा, इस पे मीडियन डाला तो हमने इस पॉइंट को लेट से D बोल देते हैं। तो अगर हमने मीडियन डाल दिया तो BD की लेंथ और CD की लेंथ सेम हो जाएगी। तो मतलब D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा B और C का मिड पॉइंट। तो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, λ-1 डिवाइडेड बाई 2, 4, μ-2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारे पास में इसके D के कोऑर्डिनेट्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास में AD वेक्टर है वो है इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना, और उसमें वो इक्वली इंक्लाइंड है। तो अगर हम AD वेक्टर निकाल दें, AD के डायरेक्शन रेशियोज, तो वो क्या आएंगे हमारे पास में λ-1/2 -2, 4 - 3 1, μ-2 डिवाइडेड बाई 2 -5। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये λ-5 डिवाइडेड बाई 2, 1, μ-12 डिवाइडेड बाई 2, μ-12 डिवाइडेड बाई 2। इसमें ये मिस्टेक हो गई। अच्छा, यहाँ पे 1 आएगा ना, प्लस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस, क्योंकि मिड पॉइंट तो ये प्लस आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये प्लस होगा, और अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा μ-8। ये हमारे पास में हो जाएगा μ-8 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कह रहे हैं कि ये इक्वली इंक्लाइंड है टू दी एक्सिस। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, λ-5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू μ-8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 5। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में आ गई 7 एंड म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ-8 इज इक्वल्स टू 2। तो म्यू इज इक्वल्स टू 8 + 2, म्यू की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि लैम्डा की वैल्यू 7 आ गई और म्यू की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स A6, -7, -1 एंड बी। बी के कोऑर्डिनेट्स में गिवन है 2, -3, 1। ठीक है, एक लाइन है जो ए और बी से पास हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है अब फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। इफ द लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल, if the line makes at acute angle with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis। तो एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि हमें दो पॉइंट्स गिवन है। ए पॉइंट है हमारे पास में 6, -7, -1 एंड बी पॉइंट है हमारे पास में 2, -3, 1। और बोल रहे हैं इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। ठीक है, उसने डायरेक्शन कोसाइंस ही पूछे। तो हमें एक डायरेक्शन रेशियोज के लिए फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या था मैं दिखाता हूँ अभी। हमने पढ़ा था ना कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसी से हम इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं और डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल सकते हैं। ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में खास क्या है, इस क्वेश्चन में खास ये है कि ये बोल रहा है कि इफ द लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये एक्यूट एंगल बना रहा है। मतलब जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो पॉजिटिव होगा पक्का। तो अब डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए हमारे पास में दो तरीके थे। हमारे पास में दो पॉइंट्स है, एक 6 है और एक 2 है। तो हम 6 - 2 भी कर सकते हैं और 2 - 6 भी कर सकते हैं। तो अब उसने हिंट दे दी कि हमें 6 - 2 करना है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस का, क्योंकि जो वो है हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो उसके एक्स एक्सिस का वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए हम इसके डी आर्स क्या बोल लेंगे, 4, -7 +3, -1 तो इसके डी आर्स हमारे पास में आ गए 4, -4, -2। ठीक है, हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और अगर हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो उसके लिए हम कर देंगे 4 डिवाइडेड बाई √16 + 16 + 4, -4 डिवाइडेड बाय 16 + 16 हो जाएगा 32, 32 + 4 36, 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6 एंड -2 डिवाइड बाई 6। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास में आ जाएंगे 4/6, -4/6 और -2/6। इसको और अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं 2/3, -2/3 एंड -1/3। ये हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि a line makes angle alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of a cube, with the diagonals of a cube। ठीक है,
ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ये कह रहा है शो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू 4/3। हमें प्रूव करना है अगर एक अगर एक क्यूब के हमारे पास में 4 डायगोनल्स है, वो एक लाइन के साथ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसका डायग्राम बनाते पहले। ये हो गया हमारे पास में, एक क्यूब बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्यूब हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में होंगे, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये हमारे पास में जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास में हो जाएंगे a,0,0। इसके हो जाएंगे हमारे पास में a,0। इसके हो जाएंगे हमारे पास में a,0। अच्छा, a तो 0 होगा, इसमें बस y की वैल्यू होगी। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में आ जाएंगे 0,a,0। इस पॉइंट का आ जाएंगे 0,a,a। इस पॉइंट का आ जाएंगे 0,0,a। इस पॉइंट का आ जाएंगे a,0,a। और ये जो पॉइंट है इसका आ जाएगा हमारे पास में a,a,a। तो अब इन सब पॉइंट्स के नाम असाइन कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इसको बोल देते हैं पॉइंट पी। तो अभी देखते हैं कि हम कितने डायग्राम्स बना सकते हैं और कैसे कैसे बना सकते हैं। ये तो पॉइंट है जिसके है 0,0,0। तो हम एक लाइन ओ पी बना सकते हैं, एक तो ओ पी एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब। एक हम बना सकते हैं ए डी भी बना सकते हैं हम एक, ठीक है। एक हम बना सकते हैं, ये पॉइंट है ई बी, ई बी भी हम एक बना सकते हैं, और एक हम बना सकते हैं सी एफ। तो हम यही 4 डायगोनल्स बना सकते थे, इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते। ये हमारे पास में हो गए 4 डायगोनल्स। अब ये चारों डायगोनल्स के हम डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस तो हम मैं पहले लिखता हूँ ए डी का हमारे पास में आ जाएगा 1/√3, -1/√3, -1/√3। ए डी का लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से ई बी का हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये है ई बी का हमारे पास में आ जाएगा -1/√3, -1/√3, (1/√3). अब हम बना लेते हैं सी एफ का। सी एफ का हमारे पास में आएगा -1/√3, 1/√3 एंड -1/√3। सी एफ हो गया, हमारे पास में बचा ए डी बी हो गया ओ पी। और हमारे पास में ओ पी का क्या आएगा, ओ पी का आएगा हमारे पास में 1/√3, 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब ये एक लाइन के साथ बना रहे हैं जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम और एन, ठीक है। तो मान ली कि पहला है ए डी, ये बना रहा है एंगल एल्फा, बना रहा है एंगल बीटा, बना रहा है एंगल गामा, और ये बना रहा है एंगल डेल्टा। तो कोस एल्फा की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, कोस एल्फा की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी एल -m-n डिवाइडेड बाय √3। कोस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में -l -m प्लस n डिवाइडेड बाय √3।
सिमिलरली हमारे पास हो जाएगी कॉस गामा की वैल्यू -l प्लस m माइनस n डिवाइडेड बाई √3 एंड कॉस डेल्टा की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी हमारे पास में l प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाई √3। तो ये वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास में। तो हमसे वैल्यू पूछी है उसने क्वेश्चन में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा की। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ये आ जाएगी l माइनस एम माइनस एन डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर प्लस -l प्लस m माइनस एन डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर प्लस l प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर। तो हम इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर -2lm प्लस 2mn -2nl प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm -2mn -2nl प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर -2lm -2mn प्लस 2nl प्लस फोर्थ वाले का आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl डिवाइडेड बाय हमारे पास में टोटल आ जाएगा 3। तो हम इसको देखते सॉल्व होएगा अभी ये। सोल्व करेंगे तो 2lm, इधर 2lm से 2lm कैंसिल हो जाएगा, 2mn से 2mn हो जाएगा, 2nl से ये 2nl हो गया, इस वाले 2nl से वाला 2nl हो गया, 2lm 2lm 2mn 2mn कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में यहाँ बचा 4 टाइम्स, हमारे पास में बचा 4 टाइम्स l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। और हमें पता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर की वैल्यू 3 होती है। तो हमारे पास में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू आ गई 4/3। तो हम आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 में डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पे कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद पार्ट 3 में हम फर्दर थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।